तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट अब कर रहे हैं डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। तो ये मोटर कैसे काम करती है, तो इसका प्रिंसिपल वही है कि एक करंट कैरिंग वायर को अगर आप कहाँ रखोगे, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स की वजह से एक रोटेटरी इफेक्ट आता है, इसलिए इसको मोटर कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है कि आपका जो डिवाइस है, मतलब इसको इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। मतलब अगर आप किसी वायर को करंट दोगे तो वो उसको घुमा देगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो सबसे पहले डीसी इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन हमें लिख लेनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, है ना बच्चों। तो मोटर की क्या डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो इसमें लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस is a device is a device which converts is a device converts which converts electrical energy into electrical energy into mechanical energy, electrical energy into mechanical energy। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बच्चों, है ना। तो ये काम करता है कौन, इलेक्ट्रिक मोटर। अगर इसको हम ऐसे देखें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारी डिवाइस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, डीसी मोटर। तो यहाँ पे इसको इनपुट में, यहाँ पे आप इनपुट में डीसी मोटर के इनपुट में अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये आउटपुट में एक रोटेटरी इफेक्ट देगा, मतलब रोटेशन का इफेक्ट देगा। तो ये जो रोटेटरी इफेक्ट दे रहा है ये हमें आउटपुट में मिल रहा है। रोटेटरी इफेक्ट देने का मतलब हमें मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में मिल रही है। तो आउटपुट में आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसी डिवाइस जो ये काम करती है उसको हम मोटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। और डीसी इसलिए क्योंकि ये जो डीसी है ये डीसी करंट पे चलेगी, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट पे नहीं चलेगी। तो डीसी बैटरी पे चलती है ना, तो इसलिए इसको डीसी मोटर बोलते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल वही है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों, कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो हमें इसका प्रिंसिपल लिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल। तो क्या प्रिंसिपल है उसको देखिए। द इलेक्ट्रिक मोटर, द इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें आप लिख लीजिए द इलेक्ट्रिक मोटर the electric motor is based on the principle is based on the principle that when a current carrying wire 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 is placed in a magnetic field is placed in a magnetic field, then then it experiences then it experiences a force। तो अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये बच्चों उसका क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया, है ना। अब थर्ड पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन।
तो वो भी हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, है ना। फिर डायग्रामेटिकली समझेंगे कंस्ट्रक्शन को। पहले क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर डायग्राम जब बनाऊंगा तो आपको बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है भाई, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ electric motor consists of the following 5 components। तो 5 component होते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन में उसके, है ना, 5 components। अब ये 5 component कौन कौन से होते हैं उसकी हम चर्चा करें, तो जो सबसे पहला वाला है, मतलब ए बोल दो, है ना, तो वो है आर्मेचर। तो सबसे पहला कंपोनेंट है आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है जो करंट कैरिंग कॉइल रखता है ना, जिसमें हम कॉइल को लपेटते हैं, तो वो जो चीज होती है वो आर्मेचर होता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो बच्चों उसमें आपको समझ में आ जाएगा, है ना। करंट कैरिंग कॉइल है, उसको आर्मेचर बोलते हैं। करंट कैरिंग कॉइल आर्मेचर कॉल्ड एज आर्मेचर। अब ये जो करंट कैरिंग कॉइल है इसको हम एक नाम दे देते हैं, मैं अभी डायग्रामेटिकली आपको समझा दूंगा। इसको नाम दे देते हैं हम PQRS। तो PQRS जो करंट कैरिंग कॉइल है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्मेचर बोलते हैं। अभी मैं इस कॉइल को डायग्राम में बनाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये आर्मेचर हो गया। उसके बाद इसमें जो दूसरा कंपोनेंट होता है बी कंपोनेंट, वो है फील्ड मैग्नेट्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले मैग्नेट्स होते हैं, है ना, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ये। तो फील्ड मैग्नेट्स, तो यहाँ पे देखो भाई, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द आर्मेचर, मतलब जो ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसको हम आर्मेचर बोल रहे हैं, तो आर्मेचर जो है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है। आर्मेचर इस कैप्ट बिटवीन, अभी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बिटवीन फील्ड मैग्नेट्स हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है बच्चों, तो अभी डायग्रामेटिकली बताएंगे तो फील्ड मैग्नेट भी समझ में आ जाएगा आपको, आर्मेचर भी समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये कंपोनेंट्स क्या क्या है ना। तो कंस्ट्रक्शन में कंपोनेंट्स पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक करके हम उसको समझते जाएंगे। तो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पेज पे बाकी के कंपोनेंट्स हम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, जो आपका तीसरा कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन में, सी, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी। इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर, है ना। अब ये क्या चीज होता है इसको लिख लेते हैं जल्दी से, फिर डायग्रामेटिकली समझेंगे भी, है ना, कि कहाँ पे होता है ये। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अ स्प्लिट रिंग अ स्प्लिट रिंग is a ring cut into two parts। दो पार्ट में इसको कट कर दिया जाता है। मेटेलिक रिंग होती है बच्चों, एक को R1 बोलते हैं और दूसरे को R2 बोलते हैं। कट इनटू टू पार्ट्स R1 एंड R2, और कुछ सेपरेट कर दिया जाता है।
separated by some distance, कुछ डिस्टेंसेस को सेपरेट कर दिया जाता है, separated by some distance, फिर फुल स्टॉप, R1 is connected to R1 is connected to P पॉइंट। P जो देखो बच्चों, PQRS कॉइल का पॉइंट है, तो R1 को P को पॉइंट से कनेक्ट किया गया है, अभी डायग्राम में हम देखेंगे, है ना। एंड R2 इज कनेक्टेड टू S, एंड R2 इज कनेक्टेड टू S, और R2 को S के साथ कनेक्ट किया गया। और याद रखेंगे, दिस स्प्लिट रिंग रोटेट्स, और ये स्प्लिट रिंग रोटेट करेगी, है ना बच्चों, रोटेट्स विथ आर्मेचर। तो ये आर्मेचर के साथ रोटेट भी करती है, रोटेट्स विथ आर्मेचर, है ना। अभी कैसे, वो डायग्राम में आपको समझ में आएगा, है ना। सारी चीजें अभी डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। तो आर्मेचर के साथ रोटेट भी करती है। चलिए, उसके बाद जो डी पोर्शन है, मतलब 5 कंपोनेंट्स है ना, तो ये तो 3 कंपोनेंट्स हुए बच्चों, बाकी के कंपोनेंट्स भी हम जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है डी, उसको हम बोलते हैं ब्रशेस, है ना, कार्बन ब्रशेस लगे रहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रशेस और स्लाइडिंग, तो ब्रशेस या फिर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो कांटेक्ट देने के लिए कार्बन ब्रशेस, या उसको स्लाइडिंग कांटेक्ट भी बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है ना बच्चों। तो ये ब्रशेस है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो इसको B1 B2 के नाम से देखेंगे, है ना। तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम बना के। तो B1, B2 आर द ब्रशेस मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, मतलब कोई कार्बन के उससे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है ना। तो ये आपको याद रखना। तो B1 B2 आर द ब्रशेस मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, है ना बच्चों, कॉन्टेक्ट्स। ग्रेफाइट बिकॉज क्यों ग्रेफाइट से बना होता है, बिकॉज ग्रेफाइट जो है बच्चों वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है ना, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, एक अच्छा कंडक्टर होता है वो। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ग्रेफाइट के ब्रशेस का यूज किया जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड हैज सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, और इसमें फ्रिक्शन कम होता है बच्चों, है ना। फ्रिक्शन कम होने से क्या फायदा होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, तो जल्दी से ये क्या है, डैमेज नहीं होता। लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी क्यों, कैसे यूज होगा, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, फिर आप लिख सकते हो कि these brushes are required because the external circuit because the external circuit because the external circuit जो एक्सटर्नल सर्किट हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे ना बच्चों, वो रोटेट नहीं होती है आर्मेचर के साथ, है ना, इसलिए ब्रशेस का यूज करते हैं। डज नॉट रोटेट विथ द आर्मेचर,
तो वहां पे ट्विस्टिंग की दिक्कत होती है, तो ट्विस्टिंग से बचाने के लिए इन ब्रशेस का यूज किया जाता है। अभी डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। रोटेट विद द आर्मेचर। तो आई होप आपको अभी थ्योरेटिकली ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियरली आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। आर्मेचर, अभी तो आप बस इसको लिखते चलो और फुल स्टॉप उसके बाद हम लिख सकते हैं कि B1 एंड B2 रिमेन्स स्टेशनरी, और वो स्टेशनरी बने रहते हैं, रिमेन्स स्टेशनरी along with the along with the along with the external circuit, along with the external circuit, and the rings, और जो हमने ऊपर रिंग्स पढ़ी हैं, and the rings R1 and R2 maintain स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, और वो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट मेंटेन करती है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट विद द ब्रशेस, विद द ब्रशेस कैसे अभी हम देखेंगे बच्चों, विद द ब्रशेस। उसके बाद फिर जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट जो कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन का, वो है बच्चों क्या, बैटरी, है ना। तो बैटरी लगाना भी जरूरी है, बिना बैटरी के तो हमें डीसी करंट मिलेगी नहीं, और डीसी करंट मिलेगी नहीं तो मोटर वर्क करेगा नहीं, है ना। तो लास्ट कंपोनेंट और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बैटरी, है ना। तो बैटरी के लिए लिख सकते हो अ बैटरी इज connected across battery is connected across B1 and B2 full stop। the battery supplies current to the armature। तो आर्मेचर को करंट देने का काम करती है कौन बच्चों, टू द आर्मेचर, बैटरी। अब देखो डायग्राम समझते हैं, और डायग्राम के साथ मैं इसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे अब हम फोर्थ पॉइंट लिखने जा रहे हैं, डायग्राम, और डायग्राम के थ्रू वर्किंग समझेंगे, फिर मैं आपको वर्किंग लिखा भी दूंगा। तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो होता क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई इस तरीके से यहाँ पे दो पोल्स रखेंगे, मतलब मैग्नेट्स है ना, तो दो पोल्स रहेंगे मैग्नेट के। एक मैग्नेट का ये वाला पोल है बच्चों, इस तरीके से बना हुआ है, ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ना स्टूडेंट। इस तरीके से ये मैग्नेट रखा हुआ है। फिर वैसे ही हम यहाँ पे भी एक मैग्नेट प्लेस करेंगे, इस तरीके से, ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल रखा है, और ये जो है मैग्नेट का साउथ पोल है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल राइट की तरफ है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आती है। फिर यहाँ पे बीच में जो आर्मेचर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल रखेंगे बच्चों, इस तरीके से, ये ऐसे, फिर ये कॉइल ऐसे जाएगी, ऐसे, है ना। ये इन मैग्नेट्स के बीच में है ये कॉइल, है ना, इस तरीके से देखो ऐसे, फिर ये कॉइल ऐसे, और फिर ये कॉइल ऐसे। तो ये करंट कैरिंग कॉइल होगी। अब इसको करंट का कनेक्शन देना पड़ेगा, इसी को हम आर्मेचर बोल रहे थे। तो देखो ये PQRS है, देखो बच्चों ये PQRS, जो मैंने आपको बोला था ना कॉइल PQRS, तो देखो मैंने यहाँ पे उसका नाम कर दिया PQRS। और ये जो कॉइल है बच्चों, ये कॉइल की एक्सिस है, ये जो मैं रेड कलर से डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, ये कॉइल की एक्सिस है।
मतलब जो कॉइल है वो रोटेट करेगी तो इसके बीच में रोटेट करेगी, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगी, इस तरीके से देखो ऐसे रोटेट करेगी ये कॉइल। अब कैसे क्यों रोटेट करेगी वो अभी हम समझेंगे, लेकिन इस एक्सिस के अलोंग ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, है ना। तो अब इसका रोटेशन कैसे होगा वो हम समझते हैं। तो ये कॉइल जो है पी क्यू आर एस, इसी को आर्मेचर बोला था। तो ये पहला कंपोनेंट है। ये फील्ड मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन में, तो फील्ड मैग्नेट। दूसरा ये कंपोनेंट। तो आपको दो कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे कौन से कैसे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर ये जो है बच्चों, ये कॉइल जो है आर्मेचर जो है वो ऐसे कनेक्शन आएगा उसका, और एक वायर ऐसे आएगा। फिर इस वायर के थ्रू यहाँ पे वो रिंग्स लगी हैं बच्चों, रिंग्स लगी हैं, जो ये ना स्प्लिट रिंग्स, मतलब एक ही रिंग है बट उसको ऐसे हाफ हाफ कर दिया। ये मेटेलिक रिंग्स है देखो बच्चों इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, मतलब इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं बना है, ये रिंग्स है। तो जब ये आर्मेचर घूमेगा तो ये रिंग्स भी घूमेंगी, आप एज्यूम कर सकते हो। देखो ये आर्मेचर है, ये एक्सिस है आर्मेचर का, मतलब इसमें ये कॉइल है इस तरीके से, और कॉइल्स में ये आधी और इस साइड आधी, ये रिंग है, ये आधा और ये इस साइड आधा रिंग है। तो ये आर्मेचर घूमेगा तो ये रिंग्स भी घूमेंगी, उसके साथ अटैच है। तो अगर ये घूमेगा रोटेट करेगा तो ये रिंग्स भी रोटेट करेंगी, है ना बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इससे ब्रशेस को जोड़ देते हैं, यहाँ पे ऐसे ब्रशेस को जोड़ देते हैं। ये आपके कार्बन ब्रशेस हैं जो ग्रेफाइट के बने। तो ये कांटेक्ट है, और क्योंकि ये नहीं घूमेंगे, ये ब्रशेस नहीं घूमेंगे, क्योंकि अगर सोचो तो आपको इन दोनों से वायर को कनेक्ट करना है। तो अगर आप डायरेक्ट वायर को कनेक्ट कर देंगे तो ये घूमेगा तो वायर भी ट्विस्ट हो जाएंगे बच्चों। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस, ये जो है आपके स्प्लिट रिंग्स है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये दो स्प्लिट रिंग्स है, इससे मैं अगर डायरेक्ट वायर जोड़ दूंगा तो ये जब घूमेगा तो वायर भी घूम जाएंगे, ट्विस्ट कर जाएंगे और टूट जाएंगे, क्योंकि इसको तो लगातार घूमना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये रिंग तो घूम रही है बट ये ब्रशेस इसके साथ कांटेक्ट में। तो ऐसी चीज हो गई है कि भाई ये आपका रिंग है तो ये ब्रश है, तो ये इसके साथ ऐसे कांटेक्ट मेंटेन किया है। तो ये रिंग तो ऐसे घूम रही है बट ये कांटेक्ट में है, ये ब्रश नहीं घूमेगा। तो ग्रेफाइट इसलिए लेते हैं ताकि इसमें फ्रिक्शन भी कम होता है, तो ये कम घिसेगा और कांटेक्ट भी लगातार मेंटेन रहेगा इससे, है ना। तो ये फायदा होता है। तो आई होप आपको ब्रशेस का भी काम समझ में आया होगा। तो ये रिंग नंबर R1 है, देखो यहाँ पे लिखा था R1 इज कनेक्टेड टू P। तो देखो ये R1 जो है P से कनेक्टेड है, और ये रिंग नंबर 2 ये S से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे लिखा था R2 इज कनेक्टेड टू S। और जब ये आर्मेचर रोटेट करेगा तो आर्मेचर के साथ स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेगी, ये मैं आपको बता रहा था। ये ब्रशेस रोटेट नहीं करेंगे, B1 एंड B2 रोटेट नहीं करते हैं ना, रिमेन्स स्टेशनरी along with the external circuit। अब इससे आप एक्सटर्नल सर्किट जोड़ते हो, तो आप यहाँ पे एक छोटी सी एक स्प्रिंग भी लगा देते हैं बच्चों इस तरीके से। स्प्रिंग क्यों? क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से घिस जाएगा, तो कांटेक्ट टूट सकता है, तो उसको दबा के रखेगा, ब्रश को दबा के रखेगा। तो हम यहाँ पे छोटी सी एक स्प्रिंग मेटलिक जोड़ देते हैं, और फिर ये पूरा कनेक्शन किससे कनेक्ट हो जाएगा बच्चों? एक्सटर्नल सर्किट से, मतलब बैटरी से। तो ये आपकी बैटरी है इस तरीके से, है ना। तो ये बच्चों इस तरीके से आपकी बैटरी है, हमने कनेक्ट कर दी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे जाके फिर ये रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है ताकि करंट मेंटेन रहे। तो ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया जिससे हम डीसी सप्लाई, डीसी करंट इसको देंगे। अब जैसे ही इस वायर में करंट मूव करेगा, यहाँ पे बच्चों स्विच भी है, स्विच भी है ना। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे करंट मूव करेगा, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगने की वजह से कैसे रोटेशन होगा इस पे हम चर्चा करते हैं जरा, है ना। इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखो जैसे ही आपने इसको यहाँ पे रखा बच्चों, जैसे ही इस स्विच को क्लोज किया तो करंट कैसे मूव करेगी, देखो बच्चे भाई, ये हाइयर पोटेंशियल है तो करंट यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी। तो करंट यहां से ऊपर आएगी तो इस वाले S से R जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है S से R। और फिर ये ऊपर ऐसे जाएगी बच्चों करंट, और नीचे ऐसे जाएगी, देखो Q से P। फिर वापस यहाँ से आएगी और करंट यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ से निकली और वापस घूम के इधर आ गई। अब आप इस SR वाली ब्रांच को देखो और PQ वाली ब्रांच को देखो, SR वाली ब्रांच को और PQ वाली ब्रांच को। अब देखो SR वाली ब्रांच में मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये इस डायरेक्शन में, देखें आप इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और PQ वाले में भी यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये
नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये करंट की डायरेक्शन है, PQ में नीचे की तरफ और इसमें ऊपर की तरफ, है ना, ये डायरेक्शन है। अब देखो फोर्स लगने की वजह से ये कैसे घूमेंगे, क्यों घूमेंगे, ये हम समझते हैं। तो इसकी वर्किंग दो पार्ट में। अभी ये पहला पार्ट है जब करंट ऐसे घूम रहा है, S से R और Q से P, इस तरीके से घूम रहा है। अब हुआ क्या, ये R2 है, ये R1 है, रिंग से जुड़ा हुआ है, तो रिंग भी घूमेगी। पहले हम फोर्स की डायरेक्शन देखें, तो SR वाले में देखें बच्चों, SR वाले में, तो जो आपका SR वाला ब्रांच है उसमें करंट ऊपर है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बात बताया था आपको मैंने कि ये जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मिडिल फिंगर जो है, पहले लेफ्ट हैंड रूल में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखो, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है जो फोर फिंगर है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन देता है जो मिडिल फिंगर है। तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा बच्चों, फोर्स की। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप पहले इसको इधर रखो। ये देखो उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ राइट साइड में रख दी मैंने, फोर फिंगर राइट साइड में। फिर ये मिडिल फिंगर को देखो, मिडिल फिंगर जो है वो करंट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ मोड़ दो। तो देखो करंट ऊपर की तरफ है, राइट की तरफ आपकी क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड का मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ क्या है, करंट, 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 ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो देखो थंब कहां आ रहा है, नीचे, नीचे, डाउनवर्ड, यानी कि इस वाली ब्रांच में, RS वाली ब्रांच में जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड। बच्चों देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। देखिए देखिए, ये फोर्स की डायरेक्शन है। उसके बाद फिर अगर आप P और Q वाले में देखें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, बट करंट जो है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ कर दो करंट। तो देखो थंब कहां आ रहा है, करंट ऐसा, PQ में नीचे की तरफ करंट, तो थंब देखो कहां आ रहा है, ऊपर, ऊपर। मतलब इसमें फोर्स जो लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। देखो बच्चों इस तरीके से ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब आप खुद सोचो, इस वाली ब्रांच में नीचे पे लग रहा है और PQ वाले में ऊपर लग रहा है। जैसे ये है, ये कॉइल है, तो ये आपका RS है और ये PQ है, तो इस वाले पोर्शन पे नीचे फोर्स लग रहा है बच्चों, और इस वाले पोर्शन पे ऊपर फोर्स लग रहा है। तो देखो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। देखो आप इस वाली ब्रांच पे, ये RS वाली ब्रांच है, इस पे नीचे फोर्स लग रहा है, और ये PQ वाली ब्रांच है तो इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है। तो ये नीचे ऊपर लगेगा तो ये इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। तो इस तरीके से ये मोटर रोटेट करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी करंट की वजह से। अभी तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये RS है और ये PQ है, तो बच्चों ये ऐसे रोटेट कर जाएगी, तो ये 180 डिग्री रोटेट करेगी, तो PQ यहां आ जाएगा और RS यहां आ जाएगा। देखो ये PQ है, ये RS है, जब ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो PQ इधर आ जाएगा, RS इधर आ जाएगा। तो दूसरा पार्ट अब देखें फिर से कैसे रोटेशन होगा, फिर उसको समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं। जब ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, सेकंड पार्ट, जब आपका जो आर्मेचर है वो 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, तो 180 रोटेट करने के बाद ये PQ वाली लाइन इधर आ जाएगी और RS वाली लाइन इधर आ जाएगी। देखो इस तरीके से आपको दिखाई देगा आर्मेचर। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब है पहले से ही, है ना, तो मैं उसको नहीं अब यहाँ पे बना रहा हूं बच्चों। तो ये देखो ये ऐसे, तो ये जब रोटेट कर गया तो ये P आ गया, ये Q आ गया 180 डिग्री रोटेट करने पर, और ये आपका R आ गया और ये आपका बच्चों S आ गया। अब यहाँ पे फिर से समझते हैं कि रोटेशन वैसी होगा कि नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखो तो जो ये स्प्लिट रिंग है और ये वाली स्प्लिट रिंग है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है। तो ये ऐसे रोटेट हो चुका है अभी 180 डिग्री में। अब देखते हैं रोटेशन कैसा होता है। तो यहाँ पे वही ब्रशेस लगे हुए हैं, लेकिन अब ध्यान से देखो आप, तो ये जो ब्रश है, ये जो रिंग है जो RS से जुड़ा है, ये R2 इधर आ गया और ये R1 इधर आ गया, और कनेक्शन तो यही है। तो अब जो है आपके पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चों कौन जुड़ गया, R1। पहले पॉजिटिव टर्मिनल से कौन जुड़ा था, R2। जैसे 180 डिग्री रोटेट कर गया तो पॉजिटिव टर्मिनल से R1 जुड़ गया और नेगेटिव टर्मिनल से आपका R2 जुड़ गया। तो कनेक्शन देखो अपोजिट हो गए। तो पहले करंट कैसे जा रही थी, S से R, R से Q, Q से P। अब देखो कैसे करंट जाएगी, यहां से आएगी तो ये करंट जा रही है, तो P से Q जा रही है, फिर यहाँ पर ये R से S जा रही है और फिर ये नीचे आ रही है। तो ध्यान से देखो, जब आपने 180 डिग्री शिफ्ट नहीं किया था तो करंट जा रही थी SRQP। अब करंट जा रही है 180 डिग्री शिफ्ट होने के बाद PQRS। देखो देखो देखो,
इस तरीके से करंट बही। लेकिन करंट के अपोजिट होने से फायदा क्या हुआ कि रोटेशन वैसी मेंटेन रहा। रोटेशन पहले क्लॉकवाइज हो रहा था तो अभी भी क्लॉकवाइज होगा, तो एक ही डायरेक्शन में रोटेशन मिलेगा। कैसे बच्चों? क्योंकि करंट इसमें फिर से ऐसे ही है। और आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल ही है आपका और ये साउथ पोल का मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसी है और करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर है, तो फिर से इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? जैसे पहले स्थिति में था, तो अभी भी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है और इसमें फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो फिर से वैसे ही रोटेट करेगा। फिर 180 डिग्री शिफ्ट होगा तो यही कंडीशन आ जाएगी। फिर वैसी रोटेट होगा, करंट अपोजिट हो जाएगा, फिर वैसी रोटेट होगा, फिर 180 डिग्री बाद ये आ जाएगा। तो रोटेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे 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 रोटेट होता जाएगा, रोटेट रहेगा, ऐसे रोटेट। तो आप किसी भी चीज को यहाँ पे लगा दो, फैन लगा दो तो फैन चलने लगेगा। आप कोई भी जो घूमने वाली चीज है उसको यहाँ पे लगा दें तो वो अब लगातार लगातार इस तरीके से आपकी घूमती रहेगी, है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये जो है डीसी मोटर वर्क करता है। तो मेरे ख्याल से आपको सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ब्रशेस B1 B2 का काम क्या है। ये ब्रशेस मूव नहीं करेंगे, ये बी मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले B1 ब्रश था तो ये B2 था, तो रिंग चेंज हो गए, वो आर्मेचर के साथ मूव कर रहे हैं। तो बच्चों ये ब्रशेस B1 B2 तो वैसी हैं, बस ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करेगा, जो रिंग्स हैं वो स्लाइड करेंगी और कनेक्शन बार बार बदलेगा तो करंट की डायरेक्शन बदलेगी, बट रोटेशन सेम डायरेक्शन में होगा। 180 डिग्री में रोटेशन सेम डायरेक्शन। तो 180 डिग्री के पहले ये पूरी सिचुएशन है, फिर 180 डिग्री के बाद ये सिचुएशन है। तो दो पार्ट में आप इसकी वर्किंग लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में इस तरीके से करंट जा रही है SR QP और फिर सेकंड पार्ट में PQRS, लेकिन रोटेशन एक ही डायरेक्शन में मेंटेन रहेगा। और इसीलिए इस रिंग को जो है ना बच्चों स्प्लिट करके रखा जाता है। अगर ये सेम पूरी की पूरी कंबाइन कर दी जाती ना तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर वो 180 डिग्री ऐसे घूमता तो 180 डिग्री ऐसे घूमता, फिर वो एक ही डायरेक्शन में मेंटेन नहीं रहता। इसलिए इस रिंग को जो है वो काट दिया जाता है और उसको सेपरेट कर दिया जाता है, ताकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट मेंटेन रहे और रोटेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में मेंटेन रहे। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको ये समझा पाए। बाकी आप चाहें तो और भी YouTube वगैरह से एनिमेशंस देख सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ पाए। और स्प्लिट रिंग्स का, ब्रशेस का क्या काम है ये क्लियर है। सारे कंपोनेंट्स भी आपको डायग्राम में क्लियरली समझ में आए होंगे, है ना। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ एंड डायग्राम ऑफ व्हाट, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये मोटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कैसे रोटेट करता है और करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगकर ये रोटेशन का इफेक्ट कैसे देता है ये भी क्लियर होगा, इसका प्रिंसिपल भी क्लियर होगा, है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो देखिए स्टूडेंट, जो अभी हमने समझा है वर्किंग वो जल्दी से हम लिख लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट, डायग्राम के बाद आप यहाँ पे वर्किंग लिख सकते हो। तो हम वर्किंग अगर देखें डीसी मोटर की तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वी विल अंडरस्टैंड we will understand the working in two parts। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो पार्ट्स में वर्किंग को समझा जा सकता है, टू पार्ट्स, है ना बच्चों। तो जो फर्स्ट पार्ट है ए लिख लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हो कि इनिशियली द आर्मेचर is in horizontal plane, is in a horizontal plane, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया ही था। horizontal plane, R1 is in contact with, R1 जो है बच्चों वो डायग्राम आप देख सकते हो, कॉन्टेक्ट विथ B1। तो R1 जो है वो B1 के साथ कॉन्टेक्ट में था एंड R2 विथ B2, और R2 जो है वो B2 के साथ कॉन्टेक्ट में था। अब हम उसके आगे लिख सकते हैं कि when current flows in आर्मेचर, तो जब करंट फ्लो हुआ आर्मेचर पे तो बच्चों क्या हुआ, द फोर्स एक्टिंग
द फोर्स एक्टिंग ऑन एस आर, जो एस आर वाला वायर था उसमें फोर्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड था। फोर्स एक्टिंग ऑन एस आर इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना बच्चों? वो देखो डायग्राम में हमने बनाया हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू, जो पी क्यू वाला वायर है उसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा था इज वर्टिकली अपवर्ड, तो उसमें वर्टिकली अपवर्ड कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, है ना? वो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस, द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस have been found by, तो हमने डायरेक्शन के फोर्सेस को कैसे बताया बच्चों? तो फाउंड बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हमने वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एंड दीज फोर्सेस और ये फोर्स क्या करेंगे? अब ये फोर्सेस रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, है ना? तो दीज फोर्सेस रोटेट द आर्मेचर, तो आर्मेचर को रोटेट कराएगा बच्चों। दीज फोर्सेस रोटेट द आर्मेचर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो फोर्सेस हैं ये आर्मेचर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, है ना? तो ये पहला पार्ट है जो मैंने आपको बताया, हमने जैसे कि देखा भी बच्चों, है ना? तो इसको जल्दी से आप लोग नोट करें, फिर सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। अब देखिए अगला पार्ट हम लिखें तो वर्किंग का, तो बी पार्ट, फिर उसके बाद क्या होगा? आफ्टर बी पार्ट में हम लिख सकते हैं आफ्टर हाफ रोटेशन, जब आधा रोटेशन हो जाएगा बच्चों, आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर, द प्लेन ऑफ आर्मेचर, the plane of armature again becomes horizontal, तो फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा जैसा कि डायग्राम में आपने देखा, है ना? बट अब क्या होगा? नाउ R1 जो है वो B2 के साथ कांटेक्ट होगा, R1 इज इन कांटेक्ट विथ B2 एंड R2 विथ B1, तो R2 जो है वो B1 के साथ कांटेक्ट में हो जाएगा और R1 जो है वो B2 के साथ कांटेक्ट में हो जाएगा, है ना बच्चों? ये डिफरेंस आएगा। तो दिस हम लिख सकते हैं इंश्योर्स करंट flowing, this ensures current flowing एंटी क्लॉकवाइज, तो जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज इन द आर्मेचर, जैसे कि वो पहले भी कर रही थी, है ना? इन द आर्मेचर सेम एज केस 1, सेम एज केस 1। वैसे डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज पहले कर रही थी वैसी करेगी। पहले वो आर एस क्यू पी कर रही थी बच्चों और उसके बाद फिर वो पी क्यू आर एस कर रही है, लेकिन कर एंटी क्लॉकवाइज ही रही है ना, तो ये बात आप ध्यान देना। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि नाउ द फोर्स, अब जो फोर्स है वो अगर हम देखें तो फोर्स ऑन आर एस ब्रांच इज वर्टिकली अपवर्ड, अब आर एस पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगने लगा है, जो पहले हमने देखा था बच्चों, वर्टिकली अपवर्ड।
डायग्राम में देखा था, है ना। एंड ऑन पी क्यू, और जो पी क्यू ब्रांच है उसमें आपका जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लगने लगा है। पी क्यू इज वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, है ना बच्चों, जो हमने डायग्राम में देखा था। फिर से वही किसके अकॉर्डिंग हमने निकाला है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि दस देयरफॉर देयरफॉर द आर्मेचर therefore the armature remains moving, armature remains moving in clockwise direction। तो वो क्लॉकवाइज ही मूव करता रहेगा, मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, जो कि हमें चाहिए भी रोटेटरी इफेक्ट में डायरेक्शन। तो ये बच्चों इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और नीचे आप लिख सकते हो दस द रोल ऑफ कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग इंश्योर्स, वो इंश्योर कर रहा है कि रोटेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता रहे, इसलिए स्प्लिट रिंग किया गया था ना बच्चों। इंश्योर्स द रोटेशन रोटेशन ऑफ द आर्मेचर ऑफ द आर्मेचर ऑफ द आर्मेचर इन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू आउट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू आउट, तो वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा थ्रू आउट, है ना बच्चों। अब अगर आपको स्क्रीन इंक्रीज करना है, आर्मेचर की स्पीड स्पीड को अगर इंक्रीज करना है, रोटेटरी स्पीड को इंक्रीज करना है, तो हम कैसे स्पीड कर सकते हैं, उसका रोटेशन कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, तो उसके कुछ तरीके हैं बच्चों, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, फिफ्थ पॉइंट हमने लिख लिया था, सिक्स पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख लो कि अगर हमें आर्मेचर की स्पीड को इंक्रीज करना है, ज्यादा हमें स्पीड रोटेटरी स्पीड चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लो द स्पीड ऑफ आर्मेचर आर्मेचर कैन बी इंक्रीज्ड बाई कैन बी इंक्रीज्ड बाई, तो इसमें पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, बाई इंक्रीजिंग द करंट इन द आर्मेचर, तो अगर आर्मेचर में आपने करंट बढ़ा दिया तो स्पीड जो है बच्चों इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो पहला तरीका तो ये है। फिर आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो इंक्रीजिंग, तो दूसरा तरीका है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसमें टर्न्स भी होते हैं बच्चों, है ना, मैंने तो एक ही टर्न आपको बताया, लेकिन और भी टर्न्स होते हैं, कई टर्न्स की कॉइल होती है ये, तो नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दो, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन द आर्मेचर, तो भी आपका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा दोगे तो, है ना। फिर सी, आप इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द एरिया, जो वो एरिया इंक्लोज कर रहा है, जो कॉइल जो एरिया इंक्लोज कर रहा है ना, जो हमने देखा डायग्राम में, अगर आप उस एरिया को बढ़ा दोगे तो भी आपका स्पीड बढ़ जाएगी, एरिया इंक्लोज्ड बाय द कॉइल। फिर बच्चों डी ऑप्शन आपका, मतलब डी तरीका है, चौथा तरीका है बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर दो तो भी जो आर्मेचर की स्पीड है, रोटेशन वाली स्पीड है, वो इंक्रीज हो जाएगी,
वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से आप, ये चार तरीके हैं जिससे आप आर्मेचर की रोटेटरी स्पीड जो है, रोटेशन वाली स्पीड जो है, उसको इनहांस कर सकते हो। तो वो जल्दी जल्दी रोटेट करेगा, है ना। या तो आप उसका करंट इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो, या एरिया इंक्रीज कर दो, या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको इंक्रीज कर दो। अब बच्चों यहाँ पर आप देखें, एक चाहे तो नोट भी लिख सकते हैं कि जो इनपुट दोगे आप इलेक्ट्रिक मोटर को, वो करंट देते हो और आउटपुट पे आपको रोटेटरी मोशन मिलता है। तो दिस रोटेटरी मोशन इज यूज्ड टू रन फैंस, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप्स। तो इन बहुत सारे कामों में यूज में आता है ना। तो आप यहाँ पे चाहें तो एक नोट करके लिख लें, नोट वो क्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, द इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज करंट, है ना। तो वो करंट है इलेक्ट्रिक मोटर का इनपुट जो है, फुल स्टॉप। द आउटपुट, और जो आउटपुट आपको मिल रहा है, द आउटपुट इज अ रोटेटरी मोशन। और आउटपुट में जो आपको रोटेटरी मोशन मिल रहा है, रोटेटरी मोशन, आउटपुट इज अ रोटेटरी मोशन ऑफ द आर्मेचर, ऑफ द आर्मेचर, है ना बच्चों। तो आप लिख सकते हो कि दिस रोटेटरी motion is used to run, मतलब बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। टू रन फैंस, फैन को रन करने के लिए यूज किया जा सकता है। मिक्सर्स, तो मिक्सर को यूज करने के लिए किया जा सकता है। कॉमा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के लिए यूज किया जा सकता है ना बच्चों। कॉमा वाटर पंप्स, तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। वाटर पंप्स को रोटेट करने के लिए किया जा सकता है, या फिर एटसेट्रा, है ना। तो ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे इसके एग्जांपल्स या फिर एप्लीकेशंस, है ना बच्चा। अच्छा, इसके यूज क्या है, जैसे यहाँ पे एक अपन ने लिखा है, इस तरीके से बहुत सारे यूज भी आप लिख सकते हो, है ना, यूजेस भी लिख सकते हो। तो जो इसका 7th पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हो यूजेस ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो ऐसे बच्चों, कोई डिवाइस अगर आपको पूछी जाती है और अगर ये 5 नंबर में आता है आपके, तो आपको इस तरीके से उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई यूजेस में कि इलेक्ट्रिक मोटर इज सच अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर इज सच अ simple and useful device that it is it is used in it is a number used in a number of electrical appliances appliances such as ceiling fan a water pump कॉमा द सीडी ड्राइव, है ना। आपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सीडी ड्राइव देखा होगा, तो उसमें भी तो मोटर चलता है, वो सीडी को घुमाना पड़ता है ना। सीडी ड्राइव इन योर कंप्यूटर, तो वहां पे भी इस मोटर का यूज होता है। कंप्यूटर, इन योर कंप्यूटर, या फिर टेप रिकॉर्डर होता है, तो इन टेप रिकॉर्डर में भी मोटर का यूज होता है। टेप रिकॉर्डर
ये सब आप जानते हो, उसमें भी घुमाना पड़ता है ना। टू रन द टेप, टेप रिकॉर्डर टू रन द टेप। फिर कॉमा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कॉमा मिक्सर, है ना बच्चों। तो ये सब उसके यूजेस हैं। मिक्सर टू रन द व्हील, व्हील को रन करने के लिए, टू रन द व्हील इन टॉयज। भाई कई सारे टॉयज आते हैं, उनमें व्हील्स को रन करते हैं, जैसे जो कार वगैरह आती है तो उनमें आपका मोटर यूज होता है, जैसे कि आपका रिमोट कंट्रोल वाली जो कार्स होती हैं, खिलौने होते हैं ना बच्चों, उनमें भी इनका यूज होता है, बैटरी के थ्रू चलता है। और इन एन इलेक्ट्रिक टूथब्रश, जो आपके इलेक्ट्रिक टूथब्रश आते हैं ना बच्चों, इन एन इलेक्ट्रिक टूथब्रश, तो उनमें भी यूज होता है टूथब्रश, तो उनमें भी इस मोटर का यूज होता है ना, उनको चार्ज कर पाते हैं आप, एटसेट्रा। मतलब ऐसी अनगिनत इसके यूजेस हैं जो हर जगह पे यूज किए जाते हैं ना। तो इसमें से कुछ मैंने आपको लिख के यहाँ पे बता दिए। तो आई होप आपको डीसी मोटर, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर क्लियर होगा, समझ में आया होगा, यूजेस क्लियर होगा, वर्किंग समझ में आया होगा, डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें आपको अब क्लियर होंगी, है ना। तो मोटर पे सवाल आएगा तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डीसी मोटर।